हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 जो कि है केमिकल काइनेटिक। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट चैप्टर था हमारा सोल्यूशन एंड सेकंड चैप्टर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर है? अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वीडियो देख लेना। सोल्यूशन की अलग प्लेलिस्ट है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फिर हेडिंग क्या है आज की क्लास की? सबसे पहले तो चैप्टर का नाम लिखेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। देखो, केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा ना कहाँ पे जाना पड़ेगा? 11th में जाना पड़ेगा। ठीक है, 11th में क्यों जाना पड़ेगा? देखो, 2 चैप्टर थे 11th में। कौन कौन से? थर्मोडायनेमिक एंड इक्विलिब्रियम। आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं होगा कि अच्छा 11th में चैप्टर भी था, बट हाँ 11th में चैप्टर था। ठीक है, लास्ट के चैप्टर्स थे फर्स्ट बुक का। तो थर्मोडायनेमिक की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है यहाँ पे, या फिर इक्विलिब्रियम की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि यहाँ पे हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं और जहाँ पे रिएक्शन आएगा वहाँ पे इक्विलिब्रियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक हमें ये बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो हमें पता होना चाहिए ना कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है। तो हम कैसे पता करेंगे? वो हमें पता चलता है थर्मोडायनेमिक से। कैसे? देखो, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इतना ज्यादा कुछ रोल नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए था। नहीं पता, हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है। ओके, देखो, जिन बच्चों को याद है उनके लिए है ये। अगर हमारा डेल्टा जी यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी ग्रेटर देन 0 होता है। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है? कि अगर ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो क्या होगा? जो सेल रिएक्शन है वो कैसी हो जाएगी? वो हमारी हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब जो खुद से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर डेल्टा जी यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी इज मोर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर? बट वहीं अगर डेल्टा जी स्मॉलर देन 0 है, स्मॉलर देन 0 का क्या मतलब है? नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, यानी कि रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगी, हमें बाहर से और एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? इतना आप सबको आ गया? ठीक है, ये किस में पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था हमने थर्मोडायनेमिक में। थर्मोडायनेमिक। ओके, और मैं जो इक्विलिब्रियम के बारे में पूछ रही थी उसके लिए हमने ये इक्विलिब्रियम की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि देखो, जब रिएक्शन होगा तो आप सबको पता है कि रिएक्टेंट से बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि 100% रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा। जब आप रिएक्शंस को देखोगे तो एक टाइम ऐसा लगेगा कि रिएक्टेंट अब और खर्च नहीं हो रहा है और प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। उस पॉइंट पे हमें इक्विलिब्रियम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है वो क्या है? कि इक्विलिब्रियम हमेशा 50-50 पे आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इक्विलिब्रियम 50-50 पे नहीं आता। जब आपको दिखना बंद हो जाए क्या कि रिएक्शन और आगे प्रोसीड नहीं हो रहा है, जितना पहले रिएक्टेंट खर्च हुआ था उतना ही अभी भी खर्च है और प्रोडक्ट और नया नहीं बन रहा है, तो वहां पे क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्लियर है? अब जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा है? केमिकल काइनेटिक। ठीक है, केमिकल काइनेटिक का मतलब क्या है? ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि आप चलो चैप्टर पढ़ रहे हो, नया चैप्टर स्टार्ट किया, पर आपके चैप्टर का मतलब क्या है? वो किसके बारे में स्टडी कर रहा है चैप्टर? ठीक है, आपको क्या स्टडी करना है इस चैप्टर में, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है केमिकल काइनेटिक? केमिकल काइनेटिक्स ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, राइट? अब बोलेंगे तभी तो केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, है ना? हाँ, ब्रांच है केमिस्ट्री की, तभी केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। केमिकल काइनेटिक, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with rate of reaction
that deals with rate of reaction and factor affecting rate of reaction. किसके साथ ये डील करता है? रेट ऑफ रिएक्शन के साथ. एंड कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है? ये उसके साथ भी डील करता है. ठीक है, तो ये क्या था? केमिकल काइनेटिक. अब देखो काइनेटिक का क्या मतलब है? काइनेटिक से आप क्या समझते हो? मूवमेंट. क्योंकि आपने जो काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी तो उसमें क्या पढ़ा था? काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि जब मोशन में हो रहा हो कोई भी काम या फिर मूवमेंट हो रहा हो, उसमें जब एनर्जी लग रही हो तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, तो काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट. ठीक है, और ये जो काइनेटिक है ये ग्रीक वर्ड काइनेसिस से आया है और काइनेसिस का मतलब भी मूवमेंट ही होता है. क्लियर है? अब देखो एक जो बात आप लोगों को बतानी है मुझे, वो क्या है? आपकी बुक में मेंशन है. ठीक है, और हम देखेंगे भी कैसे लिखा हुआ है. ये मेंशन है कि जो डायमंड होता है, ठीक है, डायमंड का कन्वर्जन ग्रेफाइट में हो सकता है. यानी कि डायमंड खुद को ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर सकता है. किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक. जो भी हम थोड़ी देर पहले स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस की बात कर रहे थे. अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक डायमंड कैन कन्वर्ट इनटू ग्रेफाइट. अब ये क्या हो गया? ऐसे कैसे डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा? तो आप लोगों के पास जो इतने सारे डायमंड्स हैं, ठीक है, वो तो फिर कल को ग्रेफाइट बन जाएगा. तो मतलब उसका कोई यूज नहीं है. ठीक है, ग्रेफाइट का क्या करोगे? फिर पेंसिल्स बनाओगे, है ना? तो देखो ये बात सच है कि अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक, लिख लेते हैं पहले, अकॉर्डिंग टू thermodynamics, conversion of diamond to graphite is possible. ठीक है भाई, पॉसिबल तो है. और अगर ये पॉसिबल है तो फिर हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा. यानी कि सारे डायमंड एक टाइम के बाद कन्वर्ट हो जाएंगे ग्रेफाइट में. लेकिन देखो ये जो कन्वर्जन है ये इतना स्लो है, इतना स्लो है. ठीक है, कितना स्लो है? बहुत ज़्यादा स्लो है. ठीक है, ये रिएक्शन इतना ज़्यादा स्लो है कि ये मतलब 5000 साल 10,000 साल बाद हमें ऐसा लगेगा कि बहुत हल्का सा चेंज आया है डायमंड में. ठीक है, इतना कम, इतना स्लो चेंज हो रहा है कि इसको कन्वर्ट करने के लिए ये ग्रेफाइट में 5000 साल 10,000 साल लग जा रहे हैं. और कितना चेंज हो रहा है? बहुत नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है. तो यानी कि मतलब ना के बराबर चेंज हो रहा है, बट चेंज होगा. ठीक है, तो उससे आपको क्या 5000 साल 10,000 साल में ना के बराबर चेंज हो रहा है. ठीक है, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ हम डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा स्लो है. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? बट दिस प्रोसेस इज so slow and we cannot observe the change. और इतना स्लो होता है और जो चेंज होगा वो भी हमें ऑब्जर्व नहीं होगा. क्लियर है? ठीक है, थर्मोडायनेमिक के बारे में हमने देख लिया कि थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग क्या था कि कैसे डायमंड जो है वो खुद को ग्रेफाइट में कन्वर्ट करेगा, बट प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है तो ये ना के बराबर माना जाता है. क्लियर है? अब इसके बाद क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, क्योंकि हम यही पढ़ रहे थे कि जो हमारा केमिकल काइनेटिक है किसके साथ डील करता है? रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डील करता है. तो अब टॉपिक क्या लिखोगे आप? रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन. अब क्या है रेट ऑफ रिएक्शन? देखो हमें पता है कि जब हम रिएक्टेंट लेंगे तो क्या मिलेगा? हमको प्रोडक्ट मिलेगा. रिएक्टेंट से मिला हमें प्रोडक्ट. ठीक है, ये रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट. अब देखो इनिशियली हमने 100% रिएक्टेंट लिया है
तो ऐसा तो नहीं कि जैसे ही हमने रिएक्टेंट लिया वैसे ही हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो यानी कि प्रोडक्ट कितना होगा, 0% प्रोडक्ट है यहाँ पे। ओके, अब धीरे धीरे रिएक्टेंट जो है वो खुद को कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में। पहले 80% खर्च हुआ हमारा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितना बनेगा, 20% प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, फिर मान लेते 50% खर्च हुआ तो 50% प्रोडक्ट बनेगा। फिर ये खर्च हो गया हमारा कितना परसेंट, ये और ज़्यादा खर्च हो गया, अब ये बचा है हमारे पास 40%। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, ये 60% बन जाएगा। अब ये 20% बचा हुआ है, ये बन जाएगा हमारा 80%। तो यानी कि जब हम टाइम देख रहे हैं, कौन सा टाइम देख रहे हैं, जब हमारे पास टाइम t मान लो 0 रहा होगा, तब हमारे पास 100% रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट हमें 0% मिल रहा था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो रिएक्टेंट था वो 80% बचा और प्रोडक्ट 20% हमको मिला। फिर जब T2 आया, यानी कि रिएक्टेंट 50% खर्च हो चुका है, तो प्रोडक्ट हमें 50% मिला। ठीक है, फिर हमने थोड़ी देर बाद देखा तो रिएक्टेंट अब 40% बचा हुआ था और प्रोडक्ट हमें कितना मिला है, 60% मिल चुका है। फिर उसके बाद रिएक्टेंट 20% क्या हुआ है, रिएक्टेंट 20% अब बचा है और प्रोडक्ट कितना मिल गया हमको, 80% मिल गया। अब उसके बाद हम कंटिन्यूसली देखते जा रहे हैं, लेकिन रिएक्टेंट जो है वो अब और ज़्यादा मतलब खुद को यूज़ नहीं कर रहा है और प्रोडक्ट हमें अभी भी 80% ही मिल रहा है। यानी कि इस पॉइंट पे क्या आ गया है, इस पॉइंट पे आ गया है इक्विलिब्रियम। अब देखो इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 50% रिएक्टेंट खर्च हुआ, 50% प्रोडक्ट बना, तो हमने बोल दिया कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब हम ये देखेंगे कि रिएक्टेंट से और ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे अब इक्विलिब्रियम आ चुका है। क्लियर है। अब देखो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, रिएक्टेंट जो है वो खर्च होता जा रहा है और प्रोडक्ट जो है वो बनता जा रहा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम क्या देखेंगे, पहला ग्राफ रहेगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का टाइम के साथ। ठीक है, और टाइम के साथ जो रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा हमें ग्राफ देखने के लिए मिलेगा कि टाइम के साथ जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है और यहाँ पे टाइम है। प्रोडक्ट क्या हो रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। तो यहाँ से ये प्रोडक्ट ऐसे इंक्रीज हो गया। ठीक है, बट एक सर्टेन लेवल तक ही बढ़ेगा, ऐसे नहीं कि कंटिन्यूसली 100% रिएक्टेंट जो है वो खर्च हो जाएगा और हमें 100% प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि 100% इफिशियंसी पॉसिबल नहीं होती है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा ऊपर रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है और नीचे हमारा प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। क्लियर है इतना, इसको नोट डाउन करो फटाफट से। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, कर लिया, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय, देखो, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय, कैसे हमने डिटरमाइन किया है, हमने इसमें दो ही चीज देखी है। कौन सी वो दो चीज है, पहला कि जो रिएक्टेंट था वो डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, उस पर डिपेंड कर रहा है, एंड दूसरा जो प्रोडक्ट है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, एंड सेकेंड क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है। अब हम
रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, तो हमने लिख लिया कि इस पे डिटरमाइन कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, देखो रेट ऑफ रिएक्शन हम दो रेट के बीच का डिफरेंस होता है रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि यहां पे लेके चलते हैं, मान लो T1 पे, यहाँ पे टाइम 1 पे हमारा जो रिएक्टेंट था वो R1 रहा होगा, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया T2 पे हमारा रिएक्टेंट क्या हो गया यहाँ पे R2। ऐसा ही सेम प्रोडक्ट के साथ भी हुआ होगा, जब T1 रहा होगा, ये T1 है तो इस पे प्रोडक्ट हमारा P1 रहा होगा, और जैसे जैसे टाइम बीता ये T2 पे हमारा प्रोडक्ट बना P2। तो इनका जो डिफरेंस है, हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा रेट, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, रेट निकालने के लिए हम करते हैं रेट इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। तो हमें रेट पता चल जाएगा रिएक्टेंट का, रेट ऑफ रिएक्टेंट। वहीं अगर हमें रेट ऑफ प्रोडक्ट निकालना होगा तो क्या करेंगे, रेट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। क्लियर है। अब देखो इसमें एक चीज अगर आप लोगों ने नोटिस की होगी, ये R1 और R2 हम डिफरेंस तो निकाल रहे हैं, R2 माइनस R1, जरा देखिए किसकी वैल्यू बड़ी है। यहाँ पे देखो R1 इज ग्रेटर देन R2, यहाँ पे क्या है इस वाली लाइन के लिए R1 इज ग्रेटर देन R2। अब जरा आप खुद सोचो, जब R1 ग्रेटर होगा R2 से, ठीक है, और R2 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो ओवरऑल रिएक्शन होगा वो नेगेटिव नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये चेंज है, इसके लिए हम लिखते हैं डेल्टा। ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है, लार्ज चेंज को। तो डेल्टा यहाँ पे हो जाएगा R, डेल्टा R कंसंट्रेशन, और ये आ जाएगा हमारा नेगेटिव में अपॉन डेल टी, ठीक है। सेम अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में देखते क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है P2 इज ग्रेटर देन P1, तो यहाँ पे हम ये लाइन लिख सकते हैं P2 इज ग्रेटर देन P1। अब अगर P2 बड़ा है और उसमें से छोटी वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ओवरऑल जो रिएक्शन होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन डेल टी। तो ये क्या था हमारा रेट ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन चेंज इन टाइम, और रेट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्लस में है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके से भी आ सकता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस बताओ या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताओ। अब अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस क्या है, अपीयरेंस का मतलब कि जो चीजें अब अपीयर हो रही हैं, डिसअपीयर का मतलब जो चीजें धीरे धीरे गायब हो रही हैं, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। देखो अपीयर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है, तो कहीं भी अगर रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा जाए तो आप लोग क्या लिखोगे, डेल कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन डेल टी। और वही अगर डिसअपीयरेंस पूछा जाए, यानी कि रिएक्टेंट जो है वो टाइम के साथ डिसअपीयर हो रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो वो क्या हो जाएगा माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन डेल टी। क्लियर है इतना, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हम इसकी यूनिट देखते हैं। यूनिट में क्या होगा, देखो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। अगर हम यूनिट की बात करें तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, ठीक है। और टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड। तो यहां से ओवरऑल यूनिट क्या आ गई हमारे पास, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हमारी किसकी यूनिट हो जाएगी, चाहे रेट ऑफ अपीयरेंस का कर लो चाहे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का कर लो, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी। क्लियर है। तो ये था हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस रेट को कैसे एक्सप्रेस करना है हम ये देखेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ रेट। अब क्या आएगा, एक्सप्रेशन ऑफ रेट।
एक्सप्रेशन ऑफ रेट। ठीक है, रेट को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे? जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, Hg प्लस Cl2, ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, गिव्स HgCl2। अब इसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो वो देखो, ये जो Hg है और जो Cl है, ये क्या है? ये रिएक्टेंट है, और HgCl2 क्या है? प्रोडक्ट है। तो याद रखना, हमेशा हम रिएक्टेंट साइड में क्या करते हैं? नेगेटिव का साइन लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने रेट निकालना सीखा था अभी ऊपर, और ये प्रोडक्ट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव का साइन आता है, और इधर हम पॉजिटिव का साइन लगाते भी नहीं है। क्लियर है? और याद रखना, जो हम एक्सप्रेशन निकालते हैं रेट के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ 1 मोल के लिए ही निकालते हैं। देखो, सबके आगे अभी 1 मोल लिखा है, कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 मोल है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको? देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ मर्क्यूरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है मर्क्यूरी का, साइन आएगा नेगेटिव का। फिर इज इक्वल टू, फिर से है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब सेम हम प्रोडक्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HgCl2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या था? हमारा एक्सप्रेशन था, किसके लिए? रेट के लिए। रेट को इस तरीके से हम एक्सप्रेस करेंगे। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है एंड पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है? तो नेगेटिव साइन shows that concentration of reactant decrease with time। ये शो कर रहा है नेगेटिव साइन। ठीक है, वही अगर हम बात करें पॉजिटिव की, तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो, पॉजिटिव साइन shows that concentration of product increase with time। जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का, वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ पे 2HI gives H2 plus I2। अब देखो यहाँ पे क्या है? क्या HI 1 मोल यहाँ पे गिवन है आप लोगों को? कितना मोल दिया हुआ है HI का? यहाँ पे 2 मोल दिया हुआ है। बट अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि जब हम एक्सप्रेशन निकालते हैं रेट का, तो सिर्फ 1 मोल के लिए निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे? 1 मोल के लिए निकालेंगे। तो याद रखना कि जो भी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, यानी कि जो आगे लिखा होता है, इसको हम बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो जो भी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, उसी से हम इस इक्वेशन को, इसी को, रिएक्टेंट को उतने से ही डिवाइड कर देंगे, पहली चीज। दूसरी, अगर ये ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है इसमें, तो आप क्या करोगे? जो भी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, उसका क्या करो? एज इनवर्स लिख दो, यानी कि 1/2 लिख दो, अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम? माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन डेल T। ठीक है, और ये 2 था, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। क्लियर है? इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल T, और इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन डेल T। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से हम रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? नोट डाउन करो इसको फटाफट से। अब देखो, हम क्या देख रहे थे अभी तक? ये डेल लगाया है, ये मैंने बताया था कि हम किसके लिए यूज करते हैं? जब हमें लार्ज डिफरेंस देखना हो। ठीक है, बड़ा चेंज देखना हो। बट अगर क्या हो, अगर हमें छोटा चेंज देखना हो, तो मतलब बहुत स्मॉल डिफरेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? फिर अगर ये लार्ज के लिए यूज करते हैं तो लिख लो पहले, डेल किसके लिए होता है? लार्ज चेंज के लिए हम यूज करते हैं। और जो डी होता है वो हम स्मॉल चेंज के लिए यूज करते हैं।
और इसको हम इंस्टेंट बोलते हैं, इंस्टेंट चेंज। अब देखो इंस्टेंट चेंज क्या है, ग्राफ पे चलते हैं हम। ये हमने जो ग्राफ बनाया था, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। इन दोनों के बीच को डिफरेंस को हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस को हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है। अब अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना हो रेट, तो कैसे निकालेंगे? अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्लोप बनाना पड़ेगा और फिर हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हम स्मॉल चेंज निकाल पाएंगे। लेकिन इन दोनों के बीच के डिफरेंस को तो हम लार्ज चेंज ही बोलेंगे। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। ये हमारा ग्राफ था, ठीक है। पहले से क्या था, एक ये था, तो यहां से हमारा ये हमारा T1 था, तो ये हमारा R1 था, ये हमारा T2 है, सॉरी ये हमारा T1 है, तो ये हमारा R1 हो जाएगा। तो पहले डिफरेंस इतना ज्यादा आ रहा था तो हमने डेल्टा यूज किया था, बट अगर हमें इस पॉइंट के लिए डिफरेंस निकालना होगा, इस पॉइंट पे रेट निकालना होगा जिसको हम इंस्टेंट रेट बोलते हैं, तो कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लोप बनाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे स्लोप बनाया और इसी से रिलेटेड फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा बन जाएगा, अब ये बनेगा हमारा T1 और ये हमारा बनेगा T2, क्लियर है। और फिर यहीं से हमारा बनेगा, ये हमारा क्या बन जाएगा R2 और ये हमारा बन जाएगा R1, यानी कि अब जो गैप है वो क्या हो गया, कम हो गया है। तो यानी कि जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा एक्यूरेट आएगी, ठीक है। तो इंस्टेंट के लिए क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा T जो होता है वो 0 हो जाता है। ये हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, सिर्फ कुछ भी नहीं है, अगर हमें इंस्टेंट रेट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, डेल की जगह बस D लगा देंगे, तो ये हो जाएगा -D कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन dt, ठीक है। और वही अगर हमें प्रोडक्ट के लिए लिखना होगा तो हम लिखेंगे D कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन dt, क्लियर है। तो ये हमारा था रिएक्टेंट के लिए और ये है हमारा प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। इन दोनों में चेंज क्या है, बस एक लार्ज के लिए आता है और एक स्मॉल के लिए है, क्लियर है। ये हमारा हो जाएगा R इंस्टेंट, हमने इसके लिए वैल्यू निकाल ली है, क्लियर है। अगर आपको स्मॉल चेंज के लिए दिया जाएगा तो आप कैसे निकालोगे, और लार्ज चेंज के लिए आएगा तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन, क्या है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर पर यूनिट टाइम, रिलेशन बिटवीन प्रेशर पर यूनिट टाइम, ठीक है। किस किस के बीच में रिलेशन निकालेंगे, प्रेशर पर यूनिट टाइम, ठीक है, एंड मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर यूनिट टाइम। अब ये हम क्यों निकाल रहे हैं, देखो अगर क्वेश्चन आपको मोल पर यूनिट टाइम में आ रहा है और आपको प्रेशर के लिए निकालना है, कन्वर्जन करना है, तो आप कैसे करोगे? तो अगर आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन पता होगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। और आपको पता है कि हम प्रेशर किसके लिए यूज करते हैं, गैस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो गैस के लिए आइडियल इक्वेशन क्या थी, ये भी 11th में पढ़ा था, ठीक है, क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT, ये याद है। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये P है अपॉन RT इधर आ गया, इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारा N अपॉन V। PV इज इक्वल टू nRT और हम इसको क्या करेंगे, V को इधर लेके चले जाएंगे और RT को इधर लेके आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा NV इज इक्वल टू P अपॉन RT, जिसमें P क्या है, प्रेशर है, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे T क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है, क्लियर है इतना। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स, और V क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम, ओके। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है हमारा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं रेट निकालूं,
ठीक है, रेट क्या होता है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन कंसंट्रेशंस ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है रेट। ठीक है, अब देखो जो आर है वो क्या है, मोल पर लीटर ही तो है। ठीक है, आर इज इक्वल टू मोल पर लीटर। तो जो एन है, नंबर ऑफ मोल्स, ये भी क्या है, मोल पर लीटर ही तो है। एन अपॉन वी इज मोल पर लीटर, एन इज इक्वल टू मोल और वॉल्यूम है जो कि लीटर में आएगा। तो हम इसकी जगह वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, इतना क्लियर है, रेट इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, मैं इसको इधर कर रही हूं, इसको इधर कर रही हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डी एन वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, और आप चाहो तो डेल लगा सकते हो यहां पे। ठीक है, डेल अपॉन डेल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन आर टी। क्योंकि ये दोनों फिक्स है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या बन गया, डेल एन वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन आर टी। और यहां पे और क्या कर सकते हैं हम, ये एन वी क्या है, आर, डेल आर अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन आर टी। ठीक है, इतना क्लियर है अब। हाँ, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आया है, डेल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ आर अपॉन टी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन आर टी, ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है। ठीक है, एक बार इसको दोबारा देखते हैं, हमने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी कर दिया है, ये इधर लेकर आए, पी अपॉन आर टी आ गए, एन अपॉन वी, एन अपॉन वी के साथ हमारा क्या था, वेट। अच्छा देखो यहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं, ये यहाँ पे देखना, यहाँ पे डेल टी नहीं आएगा, पहले यहाँ का जो डेल टी था वो हम उधर लेके चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया है वो देख लेते हैं एक बार। अगर हम यहाँ पे अभी भी डेल टी मान रहे हैं तो ये किसका वाला है, डी आर अपॉन डी टी। ओके, ठीक है, हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डेल टी आ जाएगा। इसको अगर हम अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल आर अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी इंटू आर इंटू टी। टी यहाँ पे टेम्परेचर है और आर यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है। क्लियर है, डेल चेंज इन कंसंट्रेशंस ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू डेल पी अपॉन चेंज इन टाइम इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। क्लियर है, तो ये इनके बीच का रिलेशन है। अगर आपको प्रेशर में आएगा, ठीक है, तो प्रेशर से कैसे मोल में कन्वर्ट करना है आप यहाँ से देख सकते हो इनके बीच के रिलेशन से। क्लियर है इतना? ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे और जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो देख लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।